ठीक है, आज पढ़ते हैं हम अनगोन वेग के बारे में। इसे अपॉन वेग भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर हम एक चालक पर विचार करते हैं जिस पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है, इस पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं या इसको किसी बैटरी या अन्य चीज से नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो इधर उधर गति करते हैं, किसी एक निश्चित दिशा में नहीं करते, इधर उधर गति करते हैं। ठीक है, जब इन पर कोई वैद्युत क्षेत्र ना स्थापित हो। ठीक है, इस तरीके से गति करते हैं, जैसे जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी एक दिशा में गति नहीं करेंगे, टेढ़े मेढ़े तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो इस ये जो गति होगी इसे हम यादृच्छिक गति बोलेंगे, यादृच्छिक गति। ठीक है, यादृच्छिक गति बोलेंगे, रैंडम मोशन। ठीक है, तो क्या है कि इस पर कोई वैद्युत क्षेत्र है नहीं, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करेंगे, जिसे बोलते हैं जिगजैग, जिगजैग। ये तो हो गया जब कोई वैद्युत क्षेत्र ना दिया जा रहा हो, तो इनका इन जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होगा, क्या होगा, औसत वेग। इसमें बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन है, सबका वेग अलग अलग होगा, तो औसत वेग जो होगा, पूरा औसत वेग इनका शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य आएगा। यानी कि अगर इसका औसत वेग निकालते हैं तो औसत वेग इनका क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un बाई, अब जितने भी वेग हैं उनको हम उससे भाग दे देंगे। जैसे संख्या होती है, जो संख्या दी होती है उसका वेग और मतलब योग और कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर n तक क्या है, हमारे वेग हैं। ठीक है, उसको हम n से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो लेकिन इसका वेग जो होगा क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा, क्योंकि ये मतलब टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करेंगे। तो यही जो यादृच्छिक गति है, इस यादृच्छिक गति के कारण इनका औसत वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसके विपरीत हम क्या कर दें, यही जो चालक है, ये जो चालक है, अब इस पर क्या करते हैं, हम वैद्युत क्षेत्र दे दें। ठीक है, क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र दे देते हैं, तो ये पॉजिटिव या निगेटिव। अब वैद्युत क्षेत्र क्या ई होता है, तो ई क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र ई है। अब इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये वैद्युत क्षेत्र ई क्या करेगा, उसके विपरीत दिशा में बल लगाएगा, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बल लगाएगा। तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे एक निश्चित दिशा में क्या होंगे, गति करने लगेंगे, एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे। और इस गति के कारण जो इनका वेग होगा, जो इनका वेग होगा वो शून्य नहीं होगा। क्या होगा, शून्य नहीं होगा। तो वही जो औसत वेग आएगा, इनका जो औसत वेग आएगा, यही वेग इनका अनगौन वेग या अपवहन वेग कहलाएगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या किया कि जो है इस पर किसी चीज मतलब विद्युत क्षेत्र का प्रवाह नहीं था, तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करने लगे, यानी कि यादृच्छिक गति करने लगी। और इस गति के कारण जो इनका औसत वेग था वो शून्य आता है। क्या आता है, शून्य आता है। लेकिन जैसे ही हम इस पर क्या वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर देते हैं, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है ना, ये क्या कर देता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इसके होंगे, जो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे। जब एक निश्चित दिशा में गति करेंगे तो इन पर क्या होगा, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बल लगेगा, उस बल के कारण इसका कुछ वेग होगा, और वही वेग जो औसत वेग होगा वो हमारा अनुगमन वेग कहलाएगा। तो अगर हम इसका डिफिनीशन लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे, इसके डिफिनीशन के बारे में, तो पहले जो कंडीशन हमने बताया है क्या है कि
जब चालक पर कोई वैद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं किया जाता है। जब चालक पर कोई वैद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं किया जाता है तब चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। ठीक है, यादृच्छिक गति करते हैं। इस गति के कारण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। ठीक है, ये कब कंडीशन है? जब चालक पर कोई वैद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं किया जाता है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। इस गति के कारण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस प्लस UN बाई N। ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब इसके विपरीत हम क्या कर देते हैं? चालक पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर देते हैं। तो इस आगे लिखते हैं, जब चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है जब चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक में विभवांतर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक निश्चित दिशा में बल लगाते हैं। ठीक है, एक निश्चित दिशा में बल लगाते हैं। अब इस बल के कारण जो वेग प्राप्त होता है उसका औसत क्या होता है? शून्य नहीं होता है। तो वही जो वेग होगा वो हमारा अनुगमन वेग कहलाएगा। तो एक निश्चित दिशा में बल लगाते हैं तो इस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य नहीं होता है। इस वेग को ही हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग या अपवहन वेग बोलते हैं। अनुगमन वेग
या अपवहन वेग कहते। ठीक है, अब इसका वेग क्या है, कुछ ना कुछ वेग है, तो इसे हम v वेस डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? v वेस डी से। तो v वेस डी इक्वल टू, v वेस डी का मतलब डायरेक्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn बाई n। अब ये इसका क्या है, अनुगमन वेग है। ये क्या होगा, शून्य नहीं होगा, ये यहाँ पर bn होगा। ठीक है, ठीक है। तो पहले क्या था, जब चालक पर कोई वैद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं किया जाता तो तब चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। इस गति के कारण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या होता है, शून्य हो जाता है, जब कोई क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं किया जाता है। अब जैसे ही चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक में विभवांतर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक निश्चित दिशा में बल लगाते हैं। तो इस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य नहीं होता है, मतलब कि एक वेग प्राप्त करेगा और ये जो वेग होगा इसका औसत वेग शून्य नहीं होगा। तो यही जो वेग होगा हमारा क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग या अपवहन वेग कहलाएगा। तो v वेस टी से प्रदर्शित करते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn बाई n, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसमें। ठीक है, इतना पहले नोट करो। फिर अब अनुगमन वेग या अपवहन वेग की सूत्र की उत्पत्ति कैसे करते हैं। ठीक है, तो वहां पर अभी हमने बताया था, क्या बताया था, जो वैद्युत क्षेत्र E है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बल लगाता है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, तो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र E के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। ठीक है, फार्मूला होता है, ये हमने पहले पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं, F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, अब Q यहाँ पर आवेश है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर E ले लेते हैं। E क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश हुआ। एक चीज और इसमें हम ये भी ध्यान देंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र है विपरीत दिशा में बल लगाएगा। अगर वैद्युत क्षेत्र इधर लगा है तो क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे। ठीक है, तो विपरीत दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा E है यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू माइनस E मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश और इंटू E, क्योंकि विपरीत दिशा में बल लग रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 1। अब आगे क्या है कि इस बल के कारण कुछ त्वरण होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। तो बल F के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण। तो गति के द्वितीय समीकरण से, न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण से फार्मूला क्या आता है, F इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ A क्या है, त्वरण है, M क्या है, पिंड का द्रव्यमान है, F उस पर लग रहा बल है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, F अपान M। अब वहां से देखो F की वैल्यू क्या है, माइनस E इंटू E आया है, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस E इंटू E अपान M। इसको इक्वेशन हम सेकंड नाम दे देते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब ये जो त्वरण है तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन दर होता है। तो पहले क्या है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u1 था, बाद में क्या हो गया, v1 हो गया। किसके कारण, इस त्वरण के कारण। ठीक है, तो
इस त्वरण ए के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग u1 u2 u3 और डॉट un तक, u1 u2 u3 un, ठीक है। त्वरण ए के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग u1 u2 u3 un से v1 v2 v3 डॉट vn हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। तथा इसमें समय क्या हो जाएगा, तथा समय t1 t2 t3 डॉट tn। अरे ये पढ़ा होगा a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये वेग परिवर्तन दर हो रही, वेग परिवर्तित हो रहा है समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ। तो वैसे यहाँ भी क्या होगा, u से p होगा, u1 से v1 होगा कितने, t1 समय में, u2 से v2 होगा t2 समय में, u3 से v3 होगा t3 समय में, ऐसे अब यहाँ पर देखो हम अभी वहाँ पर अनुगमन वेग औसत अनुगमन वेग क्या निकालते हैं, v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट vn बाई n। इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 3। अब क्या करते हैं हम, जो है गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से चलते हैं। गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां से हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान से क्या है कि जो है अंतिम वेग क्या v है, तो यहाँ अगर अंतिम वेग v1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं v1, तो प्रारंभिक वेग u1 और समय क्या हो जाएगा t1। u1 से v1 कितने समय हो रहा है, t1 में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा v1 इक्वल टू u1 प्लस ए t1, ठीक है। इसी प्रकार से v2 निकालेंगे तो u2 प्लस ए t2, ठीक है। अगर v3 निकालेंगे तो u3 प्लस ए t3। इसी तरह कहाँ तक, n तक, तो vn इक्वल टू क्या हो जाएगा un प्लस ए tn। अब क्या कर देते हैं, हमको v1 v2 v3 और vn का वैल्यू पता हो गया है। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 से v1 का वैल्यू, v2 का वैल्यू, v3 का और vn का वैल्यू रखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये इक्वेशन अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये a इक्वल टू माइनस ई अपान एम है, ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, जो है यहाँ पर a इक्वल टू माइनस ई अपान एम, इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब ये वैल्यू समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 से तो VHD इक्वल टू V1 का वैल्यू क्या है, U1 प्लस AT1, U1 प्लस AT1 प्लस V2 का U2 प्लस AT2 प्लस V3 का U3 प्लस AT3 प्लस डॉट प्लस क्या हो जाएगा UN प्लस ATN बाई n है तो n लगा देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है ना। तो VSD इक्वल टू, अब U1 U2 U3 और UN क्या कर देते हैं, साथ में ले लेते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट प्लस UN, ये एक जगह पर हो जाएगा, प्लस
अब देखो 81 है, 82 है, 83 है, 80n है, तो हम क्या करते थे सब में ए कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, ए कॉमन लेके क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई n। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पर, जैसे यहाँ था T1 है, T2 है, T3 है, Tn है, तो ए हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn बाई n, बटे में n है। ठीक है, अब क्या कर देते हैं हम दोनों साथ में अलग अलग लेते हैं, n क्या कर देते हैं अलग अलग ले लेते हैं, इतना पहले सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है, अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं। अब क्या कर देते हैं हम, जो है यहाँ पर जो है वी वेज डी इक्वल टू इसके साथ n ले लेते हैं अलग अलग, इसके साथ n ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस un बाई n। ठीक है, बाई n, और प्लस लगाएंगे प्लस a T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn बाई n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो अभी अभी हमने बताया था क्या है कि जब चालक को क्या कर देते हैं कि हम कोई जो है प्रतिच्छेद स्थापित नहीं करते चालक में, तो क्या होता है पूरा औसत वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, बताया था इससे पहले। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा पूरा शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, तो बी वेज डी इक्वल टू 0 और प्लस ए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn बाई n। अब ये जो हमारा आएगा समय का औसत है, क्या है समय का औसत, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, इसका मान जो लिख सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn इक्वल टू, इसको लिखते हैं टाउ। क्या लिखते हैं, टाउ। टाउ क्या है यहाँ पर श्रांतिकाल है, क्या है श्रांतिकाल। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके दो क्रमागत टक्करों में, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके दो क्रमागत टक्करों में लगा समय क्या कहलाता है, श्रांतिकाल कहलाता है, इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूरा पूरा हो जाएगा, ये बटे में n आएगा। ठीक है, पूरा पूरा n होगा, तो a T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, तो क्या हो जाएगा ये v वेज डी इक्वल टू a टाउ, क्या हो जाएगा a टाउ। अब वहां पर देखो समीकरण 1 में, समीकरण 2 में a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है माइनस ई, मतलब स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m है, तो वो वैल्यू हम क्या कर देते हैं यहाँ पुट कर देते हैं, पुट करते हैं क्या जाएगा v वेज डी इक्वल टू माइनस ई अपॉन m इंटू टाउ, ये होगा हमारा अनगोन वेग का फार्मूला। ठीक है, क्या कर देते हैं, ये जो हमारा होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, ये क्या होगा हमारा श्रांतिकाल होगा, जो समय का औसत है, क्या होगा औसत इनका क्या हो जाएगा टाउ। तो क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों में लगा समय क्या होगा टाउ, जैसे दो क्रमागत कर दिया गया, दो क्रमागत दे दिए, ठीक है, उनका जो औसत आएगा वो हमारा हो जाएगा टाउ, या सीधे सीधे हम बोल देंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों में लगा समय श्रांतिकाल कहलाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया पूरा पूरा इसके यहाँ पर टाउ रख दिया। ठीक है, टाउ श्रांतिकाल है, तो वी डी इक्वल टू ए टाउ। समीकरण 2 से क्या था, यहाँ पर माइनस ई स्मॉल ई है कैपिटल ई अपॉन एम है, तो यहाँ पर हमने क्या किया ए का वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दिया, तो हमारा अनगोन वेग का फार्मूला क्या है माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये हमारा अनगोन वेग का फार्मूला है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल लेते हैं, कुछ एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। लेते किसी चालक पर प्रवाहित आवेश Q इक्वल टू 40Q प्लस 60 स्क्वायर
प्लस 7 है। ठीक है, तो t बराबर 2 सेकेंड पर तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात कीजिए। तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण दे दिया है और इस प्रवाहित अवस्था कितना 40 क्यूब प्लस 60 स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये समीकरण उठाते हैं। जो आवेश दिया हमारा 40 क्यूब प्लस 60 स्क्वायर प्लस 7, इसका क्या करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो t के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो dq अपॉन dt इसका अवकलन करेंगे तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है, d बाई डी एक्स। एक्स की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, क्या हो जाएगा 4, और इसका t क्यूब को क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1। ठीक है, प्लस 6 इंटू 2 और t की पावर 2 माइनस 1 और 7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो dq अपॉन dt इक्वल टू 4, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 × 12 और t स्क्वायर कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा और 6 × 12 t हो जाएगा। अब क्या कहा है कि x बराबर 2 सेकंड पर तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर t बराबर 2 सेकंड पर, तो dq अपॉन dt t इक्वल टू 2 पर निकालना हमको तात्क्षणिक धारा। अरे हमने पढ़ाया था कल, क्या पढ़ाया था, धारा I इक्वल टू dq अपॉन dt होता है, पढ़ाया था dq अपॉन dt। तो I हमको धारा ही निकालना है, क्या निकालना है, धारा निकालना, तो I इक्वल टू dq अपॉन dt। तो ये जो हमारा ये होगा क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा ही तो हो जाएगा, वैद्युत धारा ही तो होगा। तो ये वैद्युत धारा होगा, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं तो 12 और 2 का स्क्वायर, टी का स्क्वायर है, प्लस 12 इंटू 2, ये 2 दूना 4 होगा, 2 का स्क्वायर है, 12 × 4 48 और 12 दूना 24 और 48 कितना हो जाएगा 72, यानी कितना आएगा 72 कूलम्ब पर सेकेंड, या इसे हम बोल देंगे या एम्पियर, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 72 कूलम्ब पर सेकेंड या 72 एम्पियर इसका आंसर। ठीक है, ये सवाल हो गया ना। तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, एक चालक पर 5 मिली एम्पियर की वैद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करने में आवेश की गणना कीजिए तथा चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दिया क्या है, आई कितना दिया है
5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। और 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻³ एम्पियर, 5 × 10⁻³ एम्पियर। और कितने मिनट तक कहा है, 10 मिनट तक। कितना, टी दे दिया है 10 मिनट, कितना दे दिया है, टी दे दिया है 10 मिनट। तो 1 मिनट में कितना, 60 सेकंड होता है। तो 10 मिनट में 10 × 60 कितना जाएगा, 600 सेकंड। कितना जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। और हमसे कहा क्या है निकालने के लिए, आवेश की मात्रा, आवेश की गणना करना है। तो Q निकालना है और इलेक्ट्रॉन, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो N ज्ञात करना है, Q ज्ञात करना है और N ज्ञात करना है। तो Q के लिए क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू IT, Q इक्वल टू IT। तो Q इक्वल टू I का वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻³ और T कितना है, 600 सेकंड है। कितना है, 600 सेकंड है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 600 कितना, 3000 हो जाएगा। 3000 × 10⁻³, 3000 × 10⁻³ या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये 10 इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ × 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा, तो हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो Q इक्वल टू कितना, 3 कूलम। कितना आएगा, 3 कूलम आएगा। Q का वैल्यू 3 कूलम आ गया। और हमसे आगे कहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फार्मूला एक और होता है, क्या होता है फार्मूला, Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE। E क्या है यहाँ पर, मूल आवेश है, ठीक है। इसका तो हमको पता होता है, क्या होता है, E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना, Q अपॉन E है, Q अपॉन E। Q का वैल्यू क्या है, 3 कूलम है। और E का वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। अब 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 प्लस में बटे 1.6, अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यहाँ 10 से बड़ा हो जाएगा, 10 यहीं 30 कर लो इसको। और 10 प्लस में 19 बटे 16 से भाग दो इसको, 16 एकम 16 बचे कितना, यहाँ पर 14 बचेगा। 16 से 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 बचा कितना, 12, 16 से 112, यानी कि 1.87। कितना आएगा, N इक्वल टू 1.87 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, चालक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1.87 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये यहाँ पर भाग सही दिया गया, देख लो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो 16 एकम 16 बचेगा कितना, 14, 16 अट्ठे 128 बचेगा 12, 16 से 112, ठीक है। कितना आंसर आएगा हमारा, 1.87 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।